we are going to start a new chapter, chemical bonding. The chemical bonding chapter is very much important for engineering as well as medical aspirants. इसमें ऐसा है कि अगर इसकी वेटेज की बात करें तो अराउंड 10% क्वेश्चन फ्रॉम इंटायर केमिस्ट्री का देखा जाए 10% क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आते हैं इंजीनियरिंग में, और अगर आप मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपको मोर देन 10% क्वेश्चन आपको केवल केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आता है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सही करने में आसानी से ये सही हो जाता है, स्कोरिंग होते हैं कहिए, ठीक है। इसको आप बढ़िया से सीखिए। इंटायर केमिस्ट्री जो आगे आप सीखेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपको बॉन्डिंग हर जगह समझने के लिए जरूरत पड़ेगा। आपको कोई भी केमिकल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना हो आपको इसके कॉन्सेप्ट जरूर पड़ेंगे, इसीलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये कंसिडर किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम फिर से आपको लेकर के जाते हैं। जब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 एंड Np6 होता है, ठीक है। NH2 Np6 का मतलब वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली आपको फिल्ड होता है। वैलेंस शेल क्या होता है? NH2 एंड Np6 ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये क्या होता है? हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसीलिए नोबल गैसेस जो होते हैं वो अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं, और इसी कारण से नोबल गैसेस को नोबल गैस भी कहा गया है। खैर, इनर्ट गैस जो होते हैं नोबल गैसेस ये रिएक्शन नहीं जाना चाहते रहते हैं, ठीक है, और ये आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक है। लेविस और कौशल ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। लेविस एंड कौशल ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया टू डिफाइन दी ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट मींस 8। यहाँ पर आप देखिए 2 और 6 कितना हो गया? 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाउंड्री में ऑलरेडी है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाता है तो ये आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ऑक्टेट थ्योरी। इन लोगों का ये कहना था कि जब किसी एलिमेंट के एटम के वैलेंस बाउंड्री में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो एक स्टेबल अरेंजमेंट होता है, और उसको अगर आप चेंज करने के लिए जाएंगे तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, चेंज आपको नहीं होने देगा। ये उस एलिमेंट का अपना प्रॉपर्टी होता है। ये नोबल गैस है। इन लोगों का ये कहना था कि जिन एलिमेंट जो नोबल गैस से अलावे दूसरे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के वैलेंस बाउंड्री में इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बल्कि इनसे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या इनसे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। वैसे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्शन जाते हैं बाय शेयरिंग और बाय लूजिंग 1 और more electrons, by sharing or by gaining 1 or more electron, thereby they try to acquire the electronic configuration of this noble gas and to become a more stable species. According to them, the reaction between elements occurs only because of this reason. All the elements which have electronic configuration other than this one will have a tendency to lose, to gain, or to share some electrons with the other elements so that they can have the valence shell electronic configuration similar to the noble gas, and by doing so the element acquire the noble gas configuration and they becomes stable. So there is stability, the reason behind any chemical reaction or any chemical bond formation. इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। Reactions take place
between different elements in order to acquire the valence and electronic configuration similar to noble gases, as they are highly stable and bond formation takes place between different atoms to complete their respective octet, और हर एलिमेंट अपने respective octet को complete करना चाहता है। ठीक है, कैसे, ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। डिफरेंट मोड्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे बॉन्ड को फॉर्म किया जा सकता है। तो इसके कुछ तरीके हैं जो कॉमनली है। वो सबसे पहले हम सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके आपको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके किया जा सकता है। जैसे कोई ये एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। क्या होगा कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली आपको इसके पास चला जाएगा और बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो ये बनेगा A+, और इसको एक इलेक्ट्रॉन को फायदा हो जाएगा तो ये बनाएगा आपको B-, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगा, और जो नेचर ऑफ बॉन्ड बनेगा वो है आयोनिक बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड जो बनेगा उसका नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। ये बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एक होता है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे A है, A के पास एक इलेक्ट्रॉन है और B है, B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आपको A भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे और B भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आपको AB बनेगा, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने दिए। ठीक है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिए होते जिससे A है और B है, इन दोनों के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होते और रिक्वायरमेंट भी यही होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देता और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देता, और वैसे केस में आपको A और B के बीच में बॉन्ड बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन आपको इनके बीच में आ सकते हैं। तो ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। एक और होता है आपको बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे A है और B है, B के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और केवल B ही में दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में दिए। ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है वो आपको A, B और ऐसे करके इसको दिखाया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ डेटिव बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसको, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसका कुछ टाइप हमने
अभी सीखा, ठीक है। आगे हमें सीखना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है आप symbolic representation of bond formation showing the actual involvement of the electrons। ठीक है, तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ठीक है, डॉट्स आर गिवन equal in number to the valence electron। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 है तो एक दे दीजिए। हीलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 डॉट्स दे दीजिए। लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 डॉट दे दीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे? बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7। इस तरह से आप चाहें दिखा सकते। तो इसके नजरिए से आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, चलिए सीखा जाए। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए लेविस थ्योरी को फॉलो करते हुए आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। मान लो ये सोडियम है और क्लोरीन। सोडियम का कितना होता है? 281, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन का कितना होता है? 2, 8 and 7। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इसके आउटरमोस्ट सेल में, अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दिखा दीजिए। इसके बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है, तो आप 7 को दिखा दीजिए। अब लेविस ऑक्टेट थ्योरी अगर लगाते हैं स्टेबिलिटी का, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो इसके बाउंड्री में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है। और इसके लिए सोचिए, इसके बाउंड्री में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला इसको मिल जाए तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको यहां दिखाना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको आप दे दीजिए, क्या बन जाएगा? सोडियम। इसके बाउंड्री में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा।
आप इसको सिंपल लिख सकते हैं 2 8 आप चाहें तो दिखा सकते हैं। और क्लोरीन को दिखा दीजिए। क्लोरीन के बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 7 यहां से और 1 यहां से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इसके वाले भी आ गए। इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 2 8 एंड 8, 2 8 एंड 8। आप देख सकते हैं कि सोडियम के भी वैलेंस बाउंड्री में 8 इलेक्ट्रॉन है और क्लोराइड आयन के भी वैलेंस बाउंड्री में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से ऐसा करके बाय डूइंग सो दे हैव अक्वायर्ड द ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नॉर्मल गैस, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे अगर ये मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर लगा दिया जाए, क्या होता है? मैग्नीशियम लिखिए पहले, मैग्नीशियम का होता है 2 8 एंड 2, यानी कि इसके बाउंड्री में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। और क्लोरीन एटम लीजिए 2 8 एंड 7, इसके बाउंड्री में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझना यहां ये है कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। सवाल ये उठता है कि अकेला एक एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दूसरा इसका कहां जाएगा? तो इसका उपाय हम लोग करते हैं कि एक और क्लोरीन एटम ले आते हैं। 2 क्लोरीन एटम रहने से दोनों क्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाले को ले लेगा। समझ गए? इस तरीके से अब 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे तो एक इसको मिलेंगे, एक इसको मिलेंगे। क्या बन जाएगा आपको? मैग्नीशियम 2 प्लस बन जाएगा 2, 8, और क्लोरीन के 2 एटम आपको यहां आ जाएंगे। ठीक है, माइनस ऐसे ऐसे एक एटम और एक दूसरा एटम, इसीलिए यहां पर 2 आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोवैलेंट को देखें एग्जाम्पल, कोवैलेंट बॉन्डिंग का कुछ एग्जाम्पल, कोवैलेंट बॉन्डिंग का देखते हैं। जैसे पहले HCl मॉलिक्यूल को देखिए, हाइड्रोजन के बाउंड्री में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाउंड्री में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्टेट में डुएट कंप्लीट करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऐसे करेंगे तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन का भी, क्लोरीन तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप O2 मॉलिक्यूल को देखिए, O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। इसके बाउंड्री में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके बाउंड्री में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ट्रांसफर नहीं करना है, शेयरिंग करना है। तो अगर हम इसको ऐसे घेरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसके बाउंड्री में 2 तो 4 तो 6 2 8। इसी तरह से आप यहां भी लिख दीजिए, आपको 8 हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे ना। इसी तरीके से N2 को आप देखिए, N2 में नाइट्रोजन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन
आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और इसका भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको अगर बॉन्ड में दिखाने चाहे, ओ 2 बॉन्ड बना हुआ, 2 बॉन्ड दिखा दीजिए। ओ ये बच गया, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इनको? इनको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल। कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसका एक चीज देख लीजिए, इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? N N 1 2 3 1 2 3, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, अब आ जाइए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी कौन किसका इलेक्ट्रॉन है इसको क्लियरली दिखाने के लिए किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके आप दिखा सकते हैं, ताकि इससे आपको ये क्लियर पता चलते रहेगा कि किसका कौन इलेक्ट्रॉन कहां पर यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना कोई मुश्किल नहीं है। 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। लेकिन इसका जब आप करने जाते हैं तो आप देख लीजिए खुद, 2 2 4 तो 6 ही हुआ, इसका ऑक्टेट कैसे होगा? तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बीच में लाना होगा, अनइक्वल शेयरिंग में। समझ गए? किसमें लाना होगा? अनइक्वल शेयरिंग में इसको लाना होगा। तो यहां पर जो बनेगा इसको दिखाया ऐसे जाता है, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, 2 इक्वल शेयरिंग वाले ऐसे दिखा दीजिए, और एक ऐसा बॉन्ड बना जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही थे, तो उसको ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल को भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ और बात यहां देखते हैं। जब आपको H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना था, तो इसको कहा जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना था, तो इनको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब ये बना, तो इस केस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली मल्टीपल बॉन्ड के कैटेगरी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? मल्टीपल बॉन्ड के कैटेगरी में इन दोनों को रखा जाता है। ये भी हम खैर आगे बढ़े, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे HNO2, ये ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल, मतलब हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। ठीक है, पहले आप नाइट्रोजन दे दीजिए। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे दीजिए। अब ऑक्सीजन एक ऐसा लिखिए
ऑक्सीजन एक ऐसा लिखिए, ठीक है, जिसके 6 इलेक्ट्रॉन इससे घेरा जा सके, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 तो 8, इसका एक का काम हो गया। अब एक ऑक्सीजन ऐसा लिखिए आप जो हाइड्रोजन से जोड़ा जा सके, ठीक है, जो किससे जोड़ा जा सके, हाइड्रोजन से जोड़ा जा सके, ठीक है। अब आप इसको देखिए, हाइड्रोजन को तो केवल डुएट करना है, कर लिया डुएट। ऑक्सीजन को ऑक्टेट करना है तो 2 2 4 2 6 2 8, ये भी कर लिया। अब इस ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया। अब इस नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी आपको 8 कंप्लीट हो गया। तो सबका आपको 8 कंप्लीट हो गया, है ना। तो आप चाहे अगर तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे, ऐसे एन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन है, सिंगल है, हाइड्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ऐसे आप इसका दिखा सकते हैं। चलिए HNO3 देखते हैं। HNO3 ये भी ऑक्सी एसिड का ही एग्जाम्पल। HNO3 और इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें एक ऑक्सीजन और उसको यहां पर लगाया जा सकता है, तो बना लिया जाए। नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, ठीक है, देख लीजिए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक इधर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिए, एक यहां ऑक्सीजन दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिए। अब आप हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। अब घेर दीजिए आप, हाइड्रोजन को केवल डुएट करना है, बाकी सबको ऑक्टेट करना है। इसका डुएट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया। अब इसको अगर आप ऐसे ले जाते, अगर आप ऐसे ले जाते हैं तो इस नाइट्रोजन के बाउंड्री पे देखिए, सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, पहले 2 2 4 2 6 2 8, पहले इसको आपको कंप्लीट, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे घेरते हैं तो इस नाइट्रोजन के बाउंड्री में देखिए 4 4 8 और 2 10, हम लोग ऑक्टेट थ्योरी पढ़े हुए हैं। ऑक्टेट थ्योरी में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाउंड्री में नहीं आ सकता है, और यहाँ कितना हो गया आपको 10, तो अगर इसको छोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा, तो इसको छोड़ सकते नहीं, हमें मजबूरन में इन दोनों साइड छोड़ना होगा, किसी एक साइड हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे हम इसको छोड़ देते हैं। ऐसा करने से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, एन इधर डबल बॉन्ड है, नीचे O है, फिर H है सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना। यहां आप देखिए, यहां बॉन्ड बना है जिसमें ऑक्सीजन के लिए देखें तो ठीक है, नाइट्रोजन केवल बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए,
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तरह का, किस तरह का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तरह का। इसी तरीके से एक और देखिए आप ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पे एक और बहुत फेमस कंपाउंड है H2SO4, ये भी ऑक्सी एसिड ही होता है। ये भी क्या होता है आपको, ऑक्सी एसिड ही होता है। इस ऑक्सी एसिड में जब देखा जाए तो यहां पर भी आपको इन्हीं ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बनाया जाए, सबसे पहले सल्फर बीच, सल्फर के बाउंड्री में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4 ऑक्सीजन को लिखिए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी उसी के जैसा 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को लिखिए। चलिए अब घेरने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन को तो खाली डुएट से मतलब है, बना दिया। अब ऑक्सीजन का 8 पूरा करिए, तो इसका 2 2 4 2 6 2 8, आसान है। इसका भी आसान है, इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया, ठीक है। अब बीच वाला सल्फर एटम है, तो इसको ऐसे ऐसे आप कहेंगे कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं दिए, ऑलरेडी यहां 8 हो चुका है, 2 इधर देते 10, 2 इधर देते 12, यानी फिर से ये ऑक्टेट रूल को डिसओबे करता। उसी से बचने के लिए मैंने दिया ही नहीं। इसको जब डायग्राम बनाने जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपका, चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा H O एंड H। ध्यान रहे कि इसमें ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलो हियर। इन तीनों ही केसेस में ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। किसको फॉलो किया गया? ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, ठीक है।